हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम कर रहे हैं फरवरी 2015 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर। तो उसमें सबसे पहले हम सीडीपी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें तो 15 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो 15 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं सीडीपी के, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 16 से। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्याज्य अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया। पियाजे ने विकास का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और अपने इस सिद्धांत में इन्होंने चार अवस्थाओं के बारे में बताया। पहला, इंद्रियगामक या संवेदीगामक अवस्था। दूसरी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है। तो वो कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था बताइए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 नंबर पे अमूर्त या औपचारिक स्टेज बताइए। तो प्याजे ने चार अवस्थाओं के बारे में बताया और हर अवस्था की अलग अलग विशेषताओं के बारे में बताया। जैसे पहली अवस्था में बच्चा क्या करता है? इंद्रियों का प्रयोग करके अधिगम करता है, यानी अनुकरण द्वारा सीखता है। उसमें जैसे 0 से 2 तक होती है ये वाली अवस्था, जो इंद्रियों या संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो इसमें बच्चा अनुकरण से सीखेगा, इंद्रियों के प्रयोग से सीखेगा। और इस अवस्था के लास्ट तक उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी उसके सामने से अगर हम कोई चीज उठाएंगे तो उसको पता है कि या मम्मी ने उठाई या पापा ने उठाई, यानी उस चीज को वो याद रखेगा या वहां पे मिलेगी, तो वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाएगा। फिर वो पहुंचते हैं दूसरी अवस्था में जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? बच्चे में क्या होता है? एक तो भाषा का विकास हो जाता है दूसरी अवस्था है इसमें। और क्या हो जाता है बच्चे में? जीववाद का गुण आ जाता है कि निर्जीव वस्तु को भी सजीव सोचने लगता है। जैसे बच्चा खिलौने के साथ खेलता है तो उसके साथ सब काम करता है, जैसे उसको खाना खिलाता है, उसको अपने साथ सुलाता है, हर काम करने लगता है, यानी वो निर्जीव को भी सजीव सोचने लग जाता है। ये गुण आ जाता है उसमें। आत्म केंद्रित है, यानी अपने बारे में ही सोचता है इस वाली अवस्था में बच्चा। और साधारण मानसिक क्रिया, यानी थोड़ा बहुत जैसे हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, जैसे एबीसीडी सीख जाएगा, वो सब इस अवस्था में उसमें आ जाएंगे गुण। और अपलटन का, यानी बच्चा सीधा सीधा तो बता देगा कि इसका मतलब ये होता है, पर उससे अगर वही चीज हम पलट के पूछ लेंगे तो वो गुण इस अवस्था में उसमें नहीं होता है। फिर पहुंचता है बच्चा तीसरी अवस्था में जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे में क्या हो जाता है? तार्किक चिंतन करने लग जाता है बच्चा, संरक्षण का गुण आ जाता है और क्रमबद्ध चिंतन करता है, यानी ए वन बाई वन सोचने लग जाता है कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। फिर पहुंचता है बच्चा लास्ट स्टेज पे, यानी अमूर्त क्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है बच्चा। इसमें बच्चे में अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने का चिंतन आ जाता है, जिसे अमूर्त चिंतन कहते हैं, वो आ जाता है। और क्या होता है? समस्या समाधान के अनेक वो सॉल्यूशन निकाल देगा कि कोई समस्या है उसके अनेक तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये सब गुण बच्चे में आ जाते हैं। जैसे जैसे वो वन बाई वन अवस्था के बाद चलता जाता है, वैसे वैसे उसमें गुणों का विकास होता जाता है। और व्याजे ने क्या कहा अपने सिद्धांत में? स्कीमा स्कीमा के बारे में बताया है, स्कीम्स के बारे में बताया है, समायोजन लगा लीजिए, इन सब के बारे में इन्होंने बताया। तो स्कीमा क्या होती है कि किसी वस्तु के देखते हमारे मन में जो व्यवहार आता है, यानी जो विचार आते हैं, वो स्कीमा है। उसको क्या कहा है प्याजे ने? स्कीमा का है। फिर क्या करते हैं? व्यवहारों का एक हम संगठित, यानी एक उसको सही तरीके से व्यवस्थित रूप से उसको प्रस्तुत करते हैं, तो वो हो जाती है हमारी स्कीम हो जाती है। और क्या कहा है? किसी वस्तु को देखते ही जो पूर्व ज्ञान में हम नया ज्ञान जोड़ देते हैं, वो क्या है? हमारा आत्मीकरण होता है। और फिर उसमें हम कर लेते हैं संतुलन की, ये वाली चीज अलग है, ये वाली चीज अलग है, दोनों में संतुलन कर देते हैं, वो हो गया हमारा समायोजन। फिर हम उनमें डिफरेंस करेंगे कि इस प्रकार की जो चीज होगी उसको हम ये कहेंगे, इस प्रकार की चीज होगी उसको हम ये कहेंगे, तो वो हो गया हमारा संतुलीकरण। तो ये सब प्याजे ने अपने सिद्धांत में बताया है। तो इसमें पूछा है हमसे, पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, यानी वो याद नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? कि अभी तक उनके दिमाग में इतना विकास नहीं हुआ है कि वो हर चीज को याद रख सके। यही बात है इस अवस्था की, यानी वो धीरे धीरे सीख जाएगा याद करना, पर अभी उसमें इतना नहीं हुआ है कि वो चीज को याद कर सकते। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? परिकल्पित
निगमनात्मक कारकता की अयोग्यता, ये तो है उसमें, ये तो लास्ट स्टेज में जाके आती है बच्चे में। दूसरी है व्यक्तिगत कल्पित अवस्था। तीसरी है विचार की अनुक्रमणिकता, यानी पलटने का गुण नहीं होता इस वाली अवस्था में। तो ये बात सही होगी, वही हमसे पूछा था। तो क्या हो जाएगा 16 का थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो ये भी प्याजे के सिद्धांत से आ गया, यानी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हमारे प्याजे के सिद्धांत से पेपर में आते ही आते हैं। तो आप प्याजे के सिद्धांत को ध्यान से पढ़ के जाइए। तो ये इसमें क्या पूछा है? प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? प्याजे ने क्या है कि बच्चा भौतिक वातावरण के साथ क्रिया करता हुआ सीखता जाता है, उसका अधिगम होता जाता है। प्याजे ने ये कहा था। स्कीम और स्कीमा के बारे में बताया है, और अपने सिद्धांत में उसने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। दूसरा है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। तो ये सहारा तो किसने बताया था? वायागोस्की ने बताया था। तो ये तो वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तीसरा क्या है? अनुकूलन की प्रक्रियाएं। 4 है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो पुरस्कार के बारे में प्याजे ने कहीं नहीं बताया, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचे हमारा फर्स्ट और थर्ड नंबर ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा आ सकता है? तो फर्स्ट क्या है? सही प्रकार से ध्यान लगाकर, यानी ऐसा नहीं कहा है कि बच्चा ध्यान लगाएगा तभी उसका अधिगम होगा, नहीं, वो अपने आप उसका जैसे जैसे भौतिक वातावरण के संपर्क में आएगा अधिगम होता जाएगा। प्याजे ने ये कहा था, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब बचेगा सिर्फ थर्ड नंबर ऑप्शन कि अनुकूलन की प्रक्रिया। हाँ, यही बात सही है कि प्याजे ने बताया है कि बच्चा अपने पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस करेगा और लास्ट में संतुलन की स्थिति पर पहुंच जाएगा, यानी अनुकूलन कर लेगा। तो यही प्याजे ने कहा है। तो क्या आ जाएगा? 17 का थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन दिया अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। दूसरा है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर। तीसरा है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्राएं प्रकृति। 4 है बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो वायगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था अधिगम का? वायगोस्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अपने सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा? जेड पी डी के बारे में बताया, जो क्या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में बताया कि बच्चा एक सीमा तक अपना खुद अधिगम कर लेता है, पर बाद में उसको किसकी अपने से ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ती है, जिसको क्या कहा है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। वो उसका टीचर भी हो सकता है या उसके घर पे भी हो सकता है कोई। तो उसके बारे में बताया है प्याजे ने, इसने वायगोस्की ने। और क्या कहा है? निजी वार्तालाप के बारे में बताया कि बच्चा अपने आप से जो वार्ता करता है वो अपने आप को निर्देशित करने के लिए करता है। और जो सहयोग हम दे रहे हैं उसको क्या स्केल फोल्डिंग का है, पाड़ या ढांचा का है। इस सिद्धांत में इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? यानी एक सीमा तक बच्चा कर लेता है, फिर उसको सहयोग की जरूरत पड़ती है, यानी बीच में डिफरेंस है, उसको ही कहते हैं हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र की यहाँ तक बच्चा खुद कर लेगा, फिर आगे उसको सहयोग की जरूरत पड़ेगी, इसे ही कहेंगे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी एक अंतर हो गया कि यहाँ तक बच्चा खुद कर लेगा और यहाँ से आगे उसको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? 18 का 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर है। 18 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो, यानी क्या सम्मिलित हो, और कौन सा कक्षा? क्या बहु सांस्कृतिक, यानी उसमें विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही संस्कृति के बच्चे को वो पढ़ा रही है, बहुसांस्कृतिक बच्चे, उसमें हर प्रकार का बच्चा शामिल है उस कक्ष में। उनका आकलन करने के लिए वो क्या करेगी? उनका आकलन करने के लिए वो विविध विधियों का प्रयोग करेगी, यानी उन्हीं के हिसाब से अगर उनको वो देगी कोई कार्य या कोई प्रोजेक्ट देगी तभी उनका आकलन अच्छे से कर पाएगी, यानी उनकी पृष्ठभूमि से संबंधित अगर वो कोई उनको कार्य देगी तो उनका आकलन बेहतर तरीके से कर पाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है 90 नंबर क्वेश्चन का?
अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता का वैधता के बारे में जांच करेगी वो। दूसरा है अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालना करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करेगी, यानी विद्यालय की जो व्यवस्था है उसके बारे में सोचेगी। तीसरा क्या है, आकलन उपकरण के मानकीकरण करेगी। 4 नंबर क्या है, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से उनको कोई कार्य देगी तो वो सही होगा उनका आकलन, तो ये इसमें सही हो जाएगा 19 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। यानी एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उसमें संरचनात्मक कक्षा कक्ष है, तो संरचनात्मक जिसमें बच्चा खुद से कर रहा है कोई काम, वो हो गया संरचनात्मक कक्षा कक्षा हमारा। उसमें जो विद्यार्थी खुद कर रहा है, जो खुद से करके सीख रहा है, वो अपने आकलन के लिए और टीचर के सहयोग से किस प्रकार का क्या देखेगा कि मैं किस प्रकार अपना आकलन जान सकता हूँ कि मैंने क्या सीखा है और कितना सीखा है। अपनी भूमिका को जानने के लिए वो क्या करेगा, तो क्या ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, पहला ऑप्शन दिया गया है एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाने की कि किस प्रकार से विद्यार्थी की उपलब्धिता कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ साथ संबंध किया जाए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। 3 नंबर ऑप्शन है विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। 4 नंबर ऑप्शन है शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, इस हिसाब से जो क्वेश्चन दिए है हमें उसको ध्यान में रखते हुए तो क्या आ जाएगा इसमें, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए क्या करेगा, योजना बनाएगा कि सर हम ऐसा करते हैं तभी हमें पता चलेगा कि क्या सीखा है हमने और क्या नहीं सीखा, यानी मिलजुल के वो काम करेंगे। क्या हो जाएगा 20 का 3rd नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समावेशी कक्षा होती क्या है, शिक्षा क्या होती है। तो समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें हर प्रकार के बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे उसमें किसी प्रकार की कमी हो या ना हो, चाहे गॉड गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे एवरेज हो या एवरेज से नीचे वाला हो, कोई भी बच्चा हो, उनको सबको एक साथ लेके हमें चलना है, वो है हमारी समावेशी शिक्षा। और इस प्रकार का जो कक्ष होगा वो समावेशी कक्ष हो जाएगा हमारा। तो उसका विशेष मूलाधार यानी उसका आधार क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। 3 नंबरों पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यार्थियों की व्यवस्था करने की लागत प्रभावी नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समानता मानकीकृत होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में विभिन्न विभिन्नता वाले बच्चे लेके चलेंगे, तो अगर हम उनके प्रति संवेदनशील होंगे, उनके बारे में सोचेंगे तो वो शिक्षा हमारी समावेशी शिक्षा आ जाएगी। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 21 का हमारा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी ये अध्यापिका किस प्रकार जान पाएगी कि ये बच्चा सृजनात्मक है या नहीं, ये कौन सा तरीका बेस्ट होगा। अगर उसने उनको कोई कार्य दिया है, वो कार्य कर रहे हैं बच्चे, तो वो टीचर देख रही है कि कैसे कर रहे हैं, क्या कोई बच्चा कोई अलग तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं या सब एक ही तरीके से लगे हुए हैं, एक दूसरे का देख देख के कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि कोई बच्चा अलग तरीके से कर रहा है, उस काम को करने की कोशिश कर रही है, तो पता चल जाएगा उसको, यानी उसका अवलोकन करेगी वो टीचर कि कैसे कर रहा है ये बच्चा काम, तो वो तरीका सही होगा उनको बिना बताए। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन क्या है, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा है मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। 3 नंबर है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। 4 नंबर है बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन कराना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल कर रहा हो। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर वो किसी समस्या को हल कर रहा है तो देखो कि क्या कोई अलग तरीका निकालने की कोशिश कर रहा है, सबसे अलग कौन सा बच्चा सबसे अलग कर रहा है, तो वो
पहचान हो जाएगी उस बच्चे की, तो क्या हो जाएगा 22 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 23 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। एक अध्यापिका जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उसके प्रति कैसे क्रिया करे, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो वंचित वर्ग वो बच्चे जिनको हर प्रकार की सुविधा या जो जरूरी है वो उनको नहीं मिल पाता, तो वो हो गए हमारे वंचित वर्ग के बच्चे। वो किसी कक्षा कक्ष में है, तो टीचर क्या करे कि उनको ऐसा ना लगे कि वो किसी चीज में उनसे पीछे है या उनके पास किसी चीज की कमी है। तो वो जो स्कूल की व्यवस्था है, यानी यानी जो स्कूल का तरीका है उस तरीके के बारे में सोचेगी, और अपने जो पढ़ाने का तरीका या अपने बोलने का व्यवहार का जो तरीका है उसके बारे में अगर सोचेगी तो सही रहेगा। तो यही इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन पढ़िए कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। कि ऐसा कहना कि बच्चों आप इस विद्यार्थी की मदद करो, ये वंचित वर्ग का बच्चा है, तो ऐसा तो उस बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी, तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये नहीं होगा इस क्वेश्चन में। दूसरा क्या है? विद्यालय व्यवस्था का स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती है, यानी उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यवहार में ये कमी है कि मैं इस बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, इसके साथ नहीं करती क्योंकि ये वंचित वर्ग का है। तो उस तरीके के बारे में, उस व्यवहार के बारे में, अपनी जो विचार है उसके बारे में अगर वो टीचर सोचेगा तो वो सही होगा। तो 23 का 2 नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। अनुसंधानों से क्या पता चला है कि विद्यालय में अनेक प्रकार के विभेदीकरण पाए जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो क्वेश्चन पढ़ते समय आप ये बात ध्यान में रखिए कि इसमें नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया। तो विभेदीकरण क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये, यानी सबसे अलग, यानी जो दो विद्यालय को अलग करेगा वो विभेदीकरण हो गया। आपको पता है हर विद्यालय की व्यवस्था लगा लीजिए या पढ़ाने के तरीके लगा लो, टीचर लगा लो, वो सब अलग अलग होते हैं, तो यही उनका विभेदीकरण है। तो हमसे बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या विभेदीकरण का तरीका नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा है मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। 3 है लड़कियों को गणित का विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। 4 है अध्यापक की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। क्या कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? पहला ऑप्शन देखिए क्या दिए है। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, यानी बोल के बताते हैं, व्याख्या करके बताते हैं। तो ये हर स्कूल में मिलेगा आपको, इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये हर स्कूल में मिलेगा कि टीचर बच्चों को व्याख्यान द्वारा पढ़ा रहा है, तो ये विभेदीकरण नहीं है, ये सब में सेम हो गया। तो यही हमसे पूछा है कि विभेदीकरण नहीं है कौन से उदाहरण में, तो क्या हो जाएगा 24 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिगम असक्ता वाले बच्चे की एक विशेषता है? यानी अधिगम असक्ता जिसको सीखने में किसी प्रकार की दिक्कत है, कठिनाई है, या वो उस चीज से संघर्ष कर रहा है। जैसे हमारी पढ़ने में दिक्कत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। जिसको लिखने में दिक्कत होती है डिसग्राफिया बोलते हैं। कैलकुलेशन में, गणित में दिक्कत होती है उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। यानी कई प्रकार की हमारी अधिगम असक्ता, अधिगम कमियां होती है जो हर बच्चे की उनकी अलग अलग होती है। तो इसमें क्या बताना है कि इसकी एक विशेषता बतानी है, यानी किस प्रकार उस बच्चे की हम पहचान करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, यानी जिसकी बुद्धि लब्धि 50 से नीचे है वो अधिगम असक्ता है। तो ये तो कोई जरूरी कारण नहीं है। जो जिसकी बुद्धि इनसे ज्यादा है उसमें भी अधिगम असक्ता पाई जा सकती है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? अन्य बच्चों की धमकाना था आक्रामक कार्यों में लगे रहना, यानी अन्य बच्चों को कोई बच्चा धमका रहा है और उनसे गलत काम करवा रहा है, तो ये भी कोई अधिगम असक्ता नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है? एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, ये भी कोई अधिगम असक्ता की विशेषता नहीं है। 4 क्या है? धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। हाँ, कठिनाई हो रही है उस बच्चे को कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो पढ़ नहीं पा रहा है तो डिसलेक्सिया।
तो ये अधिगम सकता है हमारी। तो क्या आ जाएगा 25 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी हम बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चों आप मुझसे पूछो, क्वेश्चन करो, जो मैंने आपको पढ़ाया उससे संबंधित मुझसे क्वेश्चन करो ताकि मैं आपको उस चीज को क्लियर कर सकूं। तो ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे के, उसकी जो अवधारणा उसको स्पष्ट करने के लिए, उसकी समझ को विकसित करने के लिए ही कर रहे हैं। ये हमें बताना है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन दिया प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया प्रश्न अनन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकलात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। 3 नंबर ऑप्शन क्या दिया, बच्चों को अपनी भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। 4 नंबर ऑप्शन है जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनकी बुद्धि कम है, यानी टीचर की बुद्धि ज्यादा है और उनकी बुद्धि कम है। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट होगा, इसको तो आप काट ही दीजिए। 3 नंबर बच्चों को अपने भाषा कौशल की जरूरत होती है पर प्रश्नों के माध्यम से नहीं करते हम उसका विकास, तो ये वाला भी गलत हो गया। 2 नंबर ऑप्शन क्या है, पर्सन अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं, यानी उनकी लर्निंग को हम विकसित करना चाह रहे हैं, तभी हम बोल रहे हैं कि बच्चों आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, और जो अवधारणा हमने पढ़ाई है उसको स्पष्ट करना चाहते हैं। तो यही इसमें राइट हो जाएगा, 26 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। तो कौन कौन से ऑप्शन है इसमें, आकलन की सर्वोत्तम क्षमता, यानी आकलन की कौन सी पद्धति अपनाए हम कि उससे हमें सबसे बेहतर तरीके से पता चले कि कौन सा विद्यार्थी कहाँ है, कहाँ उसकी कमी है, और वो कमी है तो क्यों है, उसका कारण हम जान पाए। तो पहला ऑप्शन दिया, जब विद्यार्थी को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। दूसरा है जब संकलात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन है जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक संबंध पर बल दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको आंकलन का, तो दूसरा ऑप्शन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जब संकलात्मक परिवर्तन था विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को, यानी बच्चे ने कोई समाधान निकाला है, वो क्या निकाला है, उसकी जो धारणा है उसको, और जो उसकी स्पष्ट अवधारणा है उसको अगर उनके बीच में अगर डिफरेंस कर पाएंगे हम, तो वही आंकलन का सबसे अच्छा तरीका होगा। तो क्या हो जाएगा 27 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि एक बच्चे को हम सहारा यानी सहयोग दे रहे हैं और उस कितनी मात्रा में दे, ये किस बात पर निर्भर करेगा, ये हम तभी देख पाएंगे कि बच्चे को हमने कोई उसका आकलन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के लगा ले, कोई भी पद्धति अपना रहे हैं आकलन में, अगर हम उसको सहयोग करेंगे, और वो कब करेंगे जब हमें पता चलेगा कि बच्चे ने कितना किया, आकलन के द्वारा ही पता चलेगा कि कितना बच्चे ने किया, हमने जो पढ़ाया उसको कितना समझ में आया, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, तो वो किस बात पे निर्भर कर रहा है, उसने जो निष्पादन किया, यानी जो उसका रिजल्ट आया उसी के आधार पे हमने कहा कि कितना सहयोग देने की इस बच्चे को जरूरत है और कितनी मात्रा में। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, लेवल ऑफ द चाइल्ड परफॉर्मेंस, यानी जो बच्चे ने परफॉर्मेंस की है उसका क्या लेवल है उसके आधार पर हम सहयोग और उसकी कितनी मात्रा देनी है वो निर्धारित कर सकते हैं। तो 28 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बच्चे के निष्पादन का स्तर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती है कि, पहला ऑप्शन दिया है विद्यार्थी की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती है। दूसरा ऑप्शन है उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 4 नंबर ऑप्शन है विद्यार्थियों को कार्यविधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वह संकलात्मक आधार नहीं समझते हो।
तो एक गणित अध्यापिका को आप किस बात पर विश्वास करेगी जो नीचे कथन दिए उनमें से? तो मैं तो अगर यहाँ पे होंगी, अगर मैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोचे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए कि विद्यार्थियों की गलतियां, यानी विद्यार्थी जो गलतियां कर रहे हैं वो उनको चिंतन को ही बताया नहीं, उन्होंने कितना सोचा, क्या विचार किया, उसी को बता रहे हैं। उसी की अंतर्दृष्टि, यानी अपने मन में जो आ रहा है वो उन्होंने लिखा, तभी उनकी गलतियां हुई। अगर वो सही लिख देते तो गलतियां होती ही नहीं। तो ये उनकी अंतर्दृष्टि, यानी उसके अपने चिंतन को ही तो बता रहे हैं। तो यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 29 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो पहला कथन क्या दिया, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यार्थियों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया था। तीसरा ऑप्शन है, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था था बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। 4 नंबर ऑप्शन है, एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण होती है। तो किस कथन से आप सबसे ज्यादा सहमत है? तो इसमें पढ़िए, जो कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन है, एक बच्चे की असफलता किस पे निर्भर करेगी, स्कूल की व्यवस्था पर और उसके प्रति जो प्रतिक्रिया हमने की है कि उसको कैसे पढ़ाया हमने, इस बात पर निर्भर करेगी। इस बात से हम सहमत हैं। तो क्या हो जाएगा, 30 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था था बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, कि हमने तो पढ़ाया बच्चे को पर बच्चा सही से नहीं कर पाया, उस चीज को नहीं समझ पाया। तो यही उस चीज की, इस बात से हम सहमत हैं कि नहीं पढ़ पाया तभी तो वह असफल हुआ, या तो स्कूल की व्यवस्था में कमी है, या हमने जो पढ़ाया वो सही नहीं पढ़ाया, या जैसे पढ़ाया वो तरीका सही नहीं था, तो यही उसकी असफलता का कारण है। तो क्या हो जाएगा, 30 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कर लिया सीडीपी के 30 क्वेश्चन आंसर। 15 हमने पहले वाले वीडियो में किए थे, 15 आज हमने आज कर लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।